हाय, दिस इज देव हियर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो आपको पीछे डॉपलर इफेक्ट के बारे में कुछ आता है या नहीं आता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस एक वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मात्र एक ही फॉर्मूले के साथ आप सारे सवाल, जितने भी सवाल हैं उनको कर सकते हैं। मतलब डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, सिर्फ एक फॉर्मूले के साथ हो जाएगा वो, ये मेरी प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से क्या होता है डॉपलर इफेक्ट। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और लगभग हर एक कंपटीशन में, कहीं भी आप देखिए, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हो, वहां डॉपलर इफेक्ट आपको देखने को मिल ही जाता है। साउंड फॉर्म में होता है या फिर लाइट के फॉर्म में। मतलब दो चीजों के डॉपलर इफेक्ट को पढ़ते हैं। जैसे डॉपलर इफेक्ट मेनली एक वेव में देखा जाता है, एक तरंग में देखा जाता है। तो हम प्रकाश में और ध्वनि में, दोनों तरंगें होती हैं, तो दोनों में ही डॉपलर इफेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग क्या ध्वनि की डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो हम लोग प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्चुअली में डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। और क्योंकि ये टीजीटी का बैच है जो दोबारा से शुरू कर रहे हैं इसको, पीछे के वीडियोस पढ़े हैं तो कुछ टॉपिक्स जो बच रहे थे उनको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन हमारा चल ही रहा था, उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एजेंडा क्या है आज का आज हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट के बारे में। मैं थोड़ा पेन की मोटाई को मोटा कर लेता हूँ। एक से हाँ, थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या आज डॉपलर इफेक्ट के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। वैसे हमको पता है कि यहाँ से डॉपलर इफेक्ट का मतलब है, जैसे कोई अगर एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे कोई सोर्स है। सोर्स का मतलब समझ मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्पीकर रखा है। कोई स्पीकर रखा है और यहाँ से ध्वनि की तरंगें निकलती हैं। इस चित्र को देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ध्वनि की तरंगें निकल रही हैं। अगर यहाँ पर कोई सुनने वाला, ये लड़की है, ऑब्जर्वर है, जहां से ध्वनि तरंगें निकलती हैं उसको सोर्स बोलते हैं। और जो इसको सुनता है उसको श्रोता या फिर ऑब्जर्वर बोलते हैं। और इसको स्रोत अथवा सोर्स बोलते हैं। तो अगर ये स्रोत जहां से ध्वनि तरंगें निकल रही थी और यहाँ पर जो व्यक्ति सुन रहा था, अगर ये स्रोत रुका हुआ है, तो इस व्यक्ति को यहाँ से जो ध्वनि तरंगें निकलती है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है। ठीक है, मतलब कि जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वही सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही ये जो सोर्स है ना, वो चलने लगता है, चाहे आगे की तरफ चले चाहे पीछे की तरफ चले, लेकिन जैसे ही चलने लगता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं रहती। मतलब कि डॉपलर इफेक्ट में हम पढ़ते हैं कि ऑब्जर्वर मतलब कि सुनने वाला तथा स्रोत तथा सोर्स जहां से ध्वनि की तरंगें निकल रही है, दोनों की गति के कारण जो ध्वनि सोर्स है, जो ध्वनि है, उस ध्वनि की तरंग की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है। मतलब कि श्रोता और स्रोत दोनों की गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है, यही हम डॉपलर इफेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। मान लेते हैं ये रहा हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब सुनने वाला, इसको श्रोता बोल रहे हैं। और ये रहा सोर्स और ये रहा ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर का मतलब वो जो सुन रहा है। अब यहाँ पर कौन कौन से केस हो सकते हैं, देखो। एक तो पहला हम मान लेते हैं कि ये जो स्रोत है जहां से ध्वनि तरंगे निकल रही थी वो स्थिर है, वो यहीं पे रुका हुआ है। और क्या हो रहा है, जो सुनने वाला है वो या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। मतलब कि पहला केस क्या हुआ, जब स्रोत स्थिर है, जहां से ध्वनि तरंगे निकल रही थी वो स्थिर है और श्रोता गति कर रहा है। अब श्रोता गति कर रहा है तो गति फिर से दो तरह से कर सकता है। क्या, एक तो इधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है, और कहीं भी जा सकता है, लेकिन मेनली हम कहाँ मान रहे हैं, इधर जा रहा है और उधर जा रहा है। मतलब या तो ध्वनि, यहाँ से जो ध्वनि तरंगे निकल रही होंगी वैसे चल रही होंगी, मतलब ये रहे ध्वनि की वेग, ये रही ध्वनि की दिशा। और ये ध्वनि की दिशा में जा सकता है या ध्वनि की दिशा के विपरीत जा सकता है। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनता है, जो हमारी आवृत्ति हो जाती है एफ,
बराबर एफ डैश जो हो जाती है वो जी एफ मतलब कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसकी रही होगी इनटू क्या हो रहा है स्रोत स्थिर है और गति कौन कर रहा है श्रोता। तो ये हो जाता है v माइनस वी नॉट अपॉन वी। ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी बदलती है हमारी किस तरह से बदलती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v यहाँ पर जो v लिया है हमने ये v है साउंड ऑफ स्पीड। ठीक है। आगे ये कब कब की बात कर रहे थे जब ध्वनि की दिशा में गति कर रहा है मतलब कि स्रोत ध्वनि इस तरफ जा रही है और श्रोता भी इस तरफ जा रहा है। ठीक है ये रहा हमारा सोर्स ध्वनि जा रही है इस तरफ और ऑब्जर्वर भी जा रहा है इस तरफ। ठीक है ये कंडीशन तब की थी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है स्रोत तो हमारा रुका हुआ है तो स्रोत जहां था वहीं रुका हुआ है ध्वनि अभी भी इस तरफ जा रही है लेकिन जो ऑब्जर्वर था ना वो ऑब्जर्वर किधर जाने लगा इस तरफ भागने लगा। तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो एफ डैश बराबर एफ ब्रैकेट में वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी। यहाँ पर वी क्या है स्पीड ऑफ साउंड और वी नॉट में भूल गया वी नॉट क्या है स्पीड साउंड ऑफ स्पीड नहीं स्पीड ऑफ साउंड और यहां पर हो जाएगी स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है ये हो गया पहला केस जब क्या है स्रोत स्थिर है और श्रोता गति कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब श्रोता स्थिर है मतलब कि जो सुन रहा था जो ऑब्जर्वर था वो हमारा स्थिर है ऑब्जर्वर स्थिर है और क्या हो रहा है जो सोर्स था ना वो गति कर रहा है फिर से ये इधर जा सकता है और एक इधर जा सकता है। अच्छा ध्वनि की दिशा क्या है ये रहा हमारा ऑब्जर्वर तो ध्वनि की दिशा तो इधर ही होगी ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी। तो पहली कंडीशन में क्या है जब स्रोत ध्वनि की दिशा में जा रहा है मतलब कि ये रहा स्रोत और ये ध्वनि तो इधर जा रही है क्योंकि इधर ऑब्जर्वर है तो मतलब जा चारों तरफ रही होगी। हमें क्या करना है हमें तो यहाँ जो सुनाई पड़ रही है सिर्फ उससे मतलब है। तो ये रहा हमारा ऑब्जर्वर ये रहा सोर्स तो ध्वनि की दिशा ये रही और जब जब ध्वनि की दिशा में गति कर रहा है और ये भी इधर ही गति कर रहा है। तो ठीक है तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो एफ डैश बराबर एफ ब्रैकेट में v अपॉन v माइनस वी एस। ठीक है। अगली कंडीशन में क्या हो सकता है अगली कंडीशन में ये रहा हमारा सोर्स ये रहा हमारा ऑब्जर्वर और ध्वनि इधर जा रही है लेकिन इस बार ये क्या हुआ ये इधर जाने लगा। तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो एफ डैश बराबर एफ ब्रैकेट में v अपॉन v प्लस वी एस। जहां पर v क्या है जहां पर मैं यहां लिख देता हूं v क्या है v है स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड और वी एस क्या है स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है ये चार कंडीशन हुई फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन हुई। पहला नंबर पहले नंबर की हम जब बात कर रहे थे जब स्रोत स्थिर था तो स्रोत स्थिर था तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं जब ध्वनि की दिशा में जा रहा है। अच्छा एक नोटिस करने वाली बात यहाँ से हम ये देख सकते हैं क्या कि स्रोत स्थिर था जब स्रोत स्थिर था तो इसके अंश मतलब कि न्यूमरेटर में परिवर्तन हो रहा था हम या तो कुछ जोड़ रहे तो इस कंडीशन में कुछ घटा रहे थे है ना। और इसका अगला स्टेप देखें तो क्या हो रहा था जब हमारा ऑब्जर्वर स्थिर था तो हम क्या कर रहे थे इसके डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा था मतलब इसके हर में चेंज हो रहा था। ठीक है। तो एक बात तो यहाँ समझ में आती इतनी बात यहाँ से समझ में आती है कि श्रोता स्थिर है अगर श्रोता स्थिर है तो इसके हर में परिवर्तन होगा और अगर स्रोत स्थिर है तो उसके अंश में परिवर्तन होगा। ठीक ये तो हो गया एक जनरल फॉर्मूला जो चारों केस आपके पास होते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया ये तो नॉर्मल से केस है। तो ठीक है अब बात करते हैं जनरल फॉर्मूला जिस एक फॉर्मूले के साथ ये सब कुछ आपको याद करने की झंझट खत्म और सीधा एक बार में काम हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए वो क्या होता है वो फॉर्मूला हम उसको ऐसे लिखते हैं एफ डैश बराबर एफ डैश क्या होती है तो चेंज होने वाली फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है एफ है हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू वी क्या है वी स्पीड ऑफ साउंड वही रहेगी माइनस वी ओ कॉस थीटा 1 अपॉन वी माइनस वी एस कॉस थीटा 2। ये एक जनरल फॉर्मूला जिसके
जिसकी सहायता से पीछे वाले जितने भी केस हैं सब यही सॉल्व हो जाते हैं। हमको याद क्या रखना होता है, यहाँ पर हमारा v क्या है, v है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये बात समझ में आती है, स्पीड ऑफ साउंड हो गया। अच्छा, v नॉट हमारे क्या होगा, v नॉट है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, जैसा पहले था। और वी एस हमारा क्या है, वी एस हमारा है स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है, अब थीटा वन और थीटा टू बचते हैं। तो ये देखो, थीटा वन क्या याद रखना होता है, थीटा वन है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ साउंड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। ऐसे ही थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा एंगल बिटवीन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ साउंड एंड डायरेक्शन ऑफ सोर्स। डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। अब देखो, जो हमने पहले फॉर्मूला बनाया था इनको कंपेयर कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वो किस तरह से चेंज होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v माइनस v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड की जो वैल्यू मतलब जो साउंड की हमारी स्पीड थी, v नॉट क्या है ऑब्जर्वर की जो स्पीड थी, और कॉस थीटा वन। थीटा वन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये रहा था हमारा इस मान लेते हैं ये रहा हमारा ऑब्जर्वर और ये रहा हमारा सोर्स, है ना। तो थीटा वन का मतलब क्या, जैसे ये सोर्स है तो सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी जो वेलोसिटी निकलेगी वो जो मतलब साउंड निकलेगी वो इस तरफ जाएगी। तो इस कंडीशन में साउंड की डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली, है ना। और ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है, अगर ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है तो मतलब कि ये भी डायरेक्शन इधर, ये भी डायरेक्शन इधर, इन दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 0। ठीक है, और अगर इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है स्पीड की डायरेक्शन ये हुई और ऑब्जर्वर की डायरेक्शन ये हुई, तो इनके बीच में कोण कितना हो गया, एंगल हो गया 180। ठीक है, इसका यूज करके देखते हैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट किस तरह से बना सकते हैं जो हमने पीछे पढ़े थे। देखो, अब हम पहले अपना जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने लिखा था। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था एफ डैश बराबर एफ ब्रैकेट में वी माइनस बी ओ कॉस थीटा वन अपॉन v माइनस वी एस कॉस थीटा टू। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, सबसे पहले जैसे ही हमने कहा स्रोत स्थिर है, स्रोत स्थिर है मतलब कि बी एस कितना हो गया, 0। तो नीचे वाला हिस्सा तो 0 ही हो गया, मतलब कि एफ डैश बराबर क्या बन गया, एफ ब्रैकेट में v माइनस बी ओ कॉस थीटा वन अपॉन v। यहाँ देखो बी एस जैसे ही 0 करेंगे तो कॉस थीटा का मान कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो 0 ही हो गया तो b माइनस 0 हो गया। मतलब कि हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया एफ डैश बराबर एफ ब्रैकेट में v माइनस वी ओ कॉस थीटा वन अपॉन में v, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दो केस बन सकते हैं। कौन कौन से दो केस बन सकते हैं, पहला तो कॉस थीटा वन, थीटा का मतलब पहला देखो जब ध्वनि की दिशा में ही जा रहा होगा, ध्वनि की दिशा में ही जा रहा होगा मतलब कि ध्वनि इस दिशा में जा रही है ना, ध्वनि इस दिशा में जा रही है। और ऑब्जर्वर भी अगर इसी दिशा, अगर जब श्रोता गति कर रहा है तो ऑब्जर्वर भी अगर इधर ही जा रहा होगा तो इस कंडीशन में थीटा वन कितना हो जाएगा, 0। और कॉस 0 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। माइनस मतलब कि क्या समझ रहे, जैसे यहाँ पर कॉस थीटा वन है तो जब एक ही दिशा में होंगे तो थीटा वन कितना होगा, 0। और कॉस 0 का मान कितना हो, 1। तो यहाँ पर कॉस थीटा वन की जगह कितना लिख सकते हैं, 1। कॉस थीटा वन की जगह कितना लिखेंगे, 1। तो फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब विपरीत दिशा में, जब ध्वनि की विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब कि ध्वनि इधर जा रही है और और ये हमारा इधर जा रहा है, तो इनके बीच में कितना एंगल हो गया, 180। और 180 कॉस 180 का मान -1। तो हम क्या करेंगे, इसमें v नॉट में -1 का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे समझते हैं दूसरा तरीका, दूसरी कंडीशन में भी अप्लाई करके देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन में जो एफ डैश हो जाएगी क्या, एफ और v माइनस वी ओ कॉस थीटा वन
अपॉन में v माइनस वी एस कॉस थीटा टू। अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, जब हमारा स्रोता स्थिर है मतलब कि बी यू जीरो हो गया, तो बी यू जीरो हो गया तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन वी माइनस वी एस कॉस थीटा टू। अब थीटा टू देखेंगे तो थीटा टू क्या होता है, थीटा टू होता है थीटा टू जो होता है हमारा वो स्रोत और ध्वनि के बीच में कोण होता है। तो जब ध्वनि की दिशा में जा रहा है तो फिर से थीटा का मान जीरो होगा, जीरो का मान होगा तो माइनस ही आएगा। जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो मतलब माइनस वन, मतलब कि कॉस थीटा कितना आ जाएगा 180, और 180 का मतलब कितना हुआ कॉस -1, -1 हुआ तो माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो फिर से प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक ही फॉर्मूले के साथ चारों सारी चीजों को कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, इस फॉर्मूले को हमको याद रखना होता है। और इसकी सहायता से हम देखेंगे आगे कुछ बहुत ट्रिकी सवाल जो बहुत देखने में बहुत खतरनाक लगते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सब एकदम से इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। देखो सवाल में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी श्रोता की ओर 33 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो उसकी आवृत्ति n1 सुनाई देती है। और जब ये रेलगाड़ी 66 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगती है तो आवृत्ति n2 सुनाई देती है। तो n1 बटे n2 का मान बताइए। तो देखो सबसे पहले बात फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्या हो रहा है, रेलगाड़ी है श्रोता की ओर जा रही है, तो श्रोता तो रुका हुआ है, श्रोता जब रुका हुआ है तो फ्रीक्वेंसी एन से प्रकट कर रहे हैं तो एन वन। तो पहली कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी एन वन, इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी एन इंटू, अब देखो स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड जो कुछ भी है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए स्पीड ऑफ साउंड, जो हमको नहीं दिया गया है, तो स्पीड ऑफ साउंड नहीं दिया गया तो उसको v मान ले रहे हैं। अब चल कौन रहा है, स्रोत चल रहा है, स्रोत चल रहा है मतलब कि नीचे वाले हिस्से में कुछ परिवर्तन होगा, तो v अब उसी की ओर चल रहा है तो मतलब कि माइनस बी एस, और स्रोता तो कुछ चल नहीं रहा, ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक, इसका मतलब है एन वन बराबर इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रही होगी v अपॉन v माइनस बी एस कितना है 33। ठीक है, ऐसे ही एन टू क्या हो जाएगा, एन टू हो जाएगा एन v अपॉन v माइनस 66। ठीक, और हमें क्या चाहिए एन वन बाई एन टू चाहिए, तो इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको समीकरण दो मान लेते हैं, जरा डिवाइड कर देंगे तो एन वन बटे एन टू कितना हो जाएगा, इस एन से एन कैंसिल हो जाएगा, मैं पहले पूरा लिख दे रहा हूँ एन बी अपॉन बी माइनस 66, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एन इंटू वी माइनस एन वन को ऊपर रखेंगे तो ये 33 और माइनस 66। ठीक है, इस एन से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो एन वन बटे एन टू बराबर क्या मिल गया, v माइनस 66 अपॉन वी माइनस 33। ठीक है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको जैसे भी सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें शायद ध्वनि, यहाँ पर v का मान नहीं दिया गया है, v का मान शायद मिसप्रिंट होगा, मतलब टाइप करना भूल गए। लेकिन नॉर्मली जो साउंड की स्पीड ऑफ साउंड लेते हैं वो n इज इक्वल टू लेते हैं मतलब कि वेलोसिटी ऑफ साउंड लेते हैं v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। आपको सवाल में जो दिया जाए उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसको यहाँ रख के सॉल्व कर सकते हैं। मेन उद्देश्य क्या था, फॉर्मूला सही लिखना है कि किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और हमको एन वन बटे एन टू चाहिए था, तो मैं 330 रख के अगर इसको सॉल्व आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी परेशानी जिसको आप खुद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझने में फोकस रखेंगे, कैलकुलेशन तो हो ही जाती है। आगे, जब कोई इंजन किसी स्थिर स्रोत से दूर जाता है, एक बार समझ लेना क्या कह रहा है, कि जब कोई इंजन, लिख लेते हैं फॉर्मूला, सबसे मेन काम होता है फॉर्मूला लिखना, अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो सवाल हो जाएगा। जब कोई इंजन किसी स्थिर स्रोत से, यहाँ पर क्या हुआ, स्रोत स्थिर है। अब हमारा अगर स्रोत स्थिर है मतलब कि इसका मतलब है इसके जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एफ डैश इक्वल टू एफ कोष्टक में जो कुछ होने वाला है, नीचे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि स्रोत हमारा स्थिर है, तो बी एस तो जीरो हो गया, बी एस जीरो हुआ तो नीचे वाला कुछ नहीं करना। अब देखो वी, अब यहाँ पर क्या है, वी इंजन क्या हो रहा है, कोई इंजन किसी स्थिर स्रोत से दूर जाता है, दूर का मतलब क्या होगा, इसको ऐसे समझते हैं फिर से, ये रहा हमारा स्रोत, ये रहा हमारा ऑब्जर्वर,
जो ऑब्जर्वर वो बनाना भूल जाता हूँ। देखो ध्वनि, जो ध्वनि हमें क्या करना है, ऐसी ध्वनि इस तरह की बात करेंगे जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। तो ध्वनि की दिशा ये हुई और स्रोत क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बन गया, 180। 180 बनेगा तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, मतलब कि v। कोई इंजन किसी स्थिर स्रोत से दूर जा रहा है, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक है। इंजन जब दूर जा रहा है तो मतलब कि सोर्स चल रहा है, सोर्स चल रहा है, सोर्स चल रहा है तो नीचे वाले हिस्से में चेंजिंग होगी, मतलब कि ऊपर वाला v हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा v प्लस वी एस। कैसा क्यों किया, क्योंकि हमने फॉर्मूला याद हो तो वी एफ डैश बराबर एफ पुस्तक में v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस होता है। तो सोर्स जो होता है वो नीचे होता है, यहाँ पर cos थीटा 1 और अपॉन cos थीटा 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, स्रोता स्थिर है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा बी ओ का मान 0 है। तो इस उस हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया। अब जो चीजें हमको दी गई हैं उससे बात करते हैं। कह रहा तो इंजन की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की 6/7 गुनी सुनाई देती है, मतलब कि जो एफ डैश है वो वास्तविक आवृत्ति की कितनी सुनाई देती है, 6/7 गुनी। तो ठीक है, ये हमको एक और रिलेशन दिया गया है, इसकी सहायता से अब हम क्या चाहिए, इंजन की चाल बतानी है, मतलब कि वी एस बताना है। ठीक है, फिर से शायद इसमें फिर से जो ध्वनि की स्पीड है, ध्वनि की चाल है वो हमको नहीं दी गई है। अभी देखते हैं, पहले इसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एफ डैश की जगह हम क्या रखेंगे, 6/7 गुणा एफ बराबर एफ और ब्रैकेट में v अपॉन v प्लस वी एस। ठीक है, तो इस f से ये f कैंसिल हो गया, मतलब कि हमारे पास बच रहा है 6/7 इज इक्वल टू v अपॉन v प्लस वी एस। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अगर हमको यहाँ से ध्वनि की स्पीड दी गई होती तो हम क्या करते, तो हम यहाँ से उसका मान रख के निकाल सकते। शायद इस बार सवाल में फिर से मिस्टेक है, मैं एक बार देख लेता हूँ उसको। हाँ, इसकी ध्वनि की जो चाल हमको यहाँ पर भी जो v बराबर है, ध्वनि की चाल दी गई 330 मीटर पर सेकंड। इतनी टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि ये सवाल में दी जाती है, मिसप्रिंट है सवाल में। ठीक है, तो जरा रखते हैं मान 6 सही 6/7 गुणा v का मतलब 330 बट बराबर 330 प्लस वी एस, और यहाँ से हमको वी एस का मान निकालना है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हो जाएगा ये, मैं दोनों को उल्टा कर देगा हूँ, तो 7/6 बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाई 330। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले गए और नहीं, इसको इधर ले गए तो ये घट जाएगा, मतलब कि b/330 बराबर ये हो जाएगा 1/6। ठीक, तो ये v बराबर हो जाएगा 330/6, मतलब कि v बराबर आ जाएगा 55 बी एस निकाल रहे थे, वी एस बराबर 55 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ये याद और रखनी होती है, कभी कभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है, वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक गतिमान मनुष्य, मतलब कि मनुष्य वो भाग रहा है, गतिमान मनुष्य को किसी ध्वनि की आवृत्ति 10% कम सुनाई देती है, तो उस व्यक्ति का वेग तथा उसके वेग की दिशा क्या होगी। पहली बात क्या है, ध्वनि की आवृत्ति 10% कम सुनाई देती है, मतलब कि जो स्रोत है वो स्थिर है और जो श्रोता है, जो ऑब्जर्वर है वो भाग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, ये रहा स्रोत और ये रहा ऑब्जर्वर, ये कैसे भी करके भाग रहा है, ये तो रुका हुआ है। तो हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है एफ डैश बराबर क्या आ जाएगा, एफ ब्रैकेट में, क्योंकि स्रोत रुका हुआ तो नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर वी। अब यहाँ तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगली बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, इसको 10% कम सुनाई देती है। तो 10% का मतलब कितना हुआ, 10% का मतलब हुआ जो उसको फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है एफ डैश, वो पहले की 90% है। और 90% का मतलब क्या हुआ, 9/10, 9/10 है। ठीक है, जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इसको सुनाई दे रही है, जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इसको सुनाई दे रही है, तो वो क्या है, जो सॉरी, जो फ्रिक्वेंसी इसको सुनाई दे रही है वो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी की 9/10 है, क्योंकि 10% कम सुनाई दे रही है। तो 10% का मतलब हुआ 90%, 10% कम का मतलब हुआ 90%।
और 90% क्या होगा, 9/10। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली माइनस रख ले रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि हम मान ले रहे हैं कि जो स्रोत, जो ऑब्जर्वर है ना, वो क्या कर रहा है, इसी की दिशा में भाग रहा है। ठीक है, ऐसा मान ले रहे हैं। अगर हमको ये चिन्ह, ये हमको पॉजिटिव मिला, हमको क्या निकालना है, उसका बेग। अगर हमको उसका बेग पॉजिटिव मिला तो ये बात सही होगी, अगर हमको इसका बेग निगेटिव मिला तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। अब हम करके देखते हैं। अगेन हमको जो शायद इस बार देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है इसमें भी साउंड, स्पीड ऑफ साउंड मिसिंग है। हाँ, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो v बराबर 330 मीटर पर सेकंड, इसमें भी रख लेंगे। ठीक है, सभी सवालों के लिए जनरल है, 330 दिया है। सवाल में चेंज भी हो सकता है, लेकिन इन सभी सवालों के लिए 330 जनरल रखते हैं। तो एफ डैश बराबर क्या रखेंगे, 9/10 एफ बराबर एफ ब्रैकेट में v माइनस वी नॉट अपॉन वी। इस एफ से ये एफ कैंसिल हो गया, मतलब कि 9/10 बराबर 330 माइनस वी नॉट अपॉन 330, मतलब कि 9/10 बराबर 330, ये क्या हो जाएगा, 1 - V0/330। ठीक है, इसको इधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लाए तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि V0 बराबर हो जाएगा 1/10 × 330, मतलब कि V0 बराबर आ गया 30 मीटर, कितना है, 33 मीटर पर सेकेंड। 33 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जर्वर भाग रहा है। और वेलोसिटी पॉजिटिव आई, इसका मतलब है कि हमने जो माना था, एजम्पशन किया था कि जो स्रोत है, जो जो ऑब्जर्वर है वो ध्वनि की दिशा में ही भाग रहा है, तो इसका मतलब है हाँ, सही बात है, एकदम से ऑब्जर्वर दिशा में भाग रहा है। तो उसका वेग क्या हो जाएगा, उसका वेग हो जाएगा 33 मीटर पर सेकेंड। वेग की दिशा क्या होगी, ध्वनि की दिशा में। ठीक है, ये बात, इतनी बात आपको फिर समझ में आई है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, मतलब कि ध्वनि की दिशा में जा रहा है, या फिर ध्वनि की जो सोर्स से दूर जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कोई क्वेश्चन बचता है, हाँ एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को करके फिनिश करते हैं। तो देखो, इस बार हमसे कह रहा है कि 660 हर्ट्ज की एक सीटी, ठीक है, कोई सीटी थी, हमने क्या किया, उसको 1 मीटर लंबे धागे से बांधकर 30 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से क्षैतिज तल में घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक सीटी लिया और उस सीटी को हमने 1 मीटर लंबे धागे में बांधा और इसको इस तरह से घुमाने लगे। ठीक है, घुमाने लगे। दूर खड़े, यहाँ कोई दूर ऑब्जर्वर एक खड़ा है, दूर मतलब काफी दूर खड़ा है, तो ये बहुत दूर, काफी दूर खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक, अब क्या कर रहा है, सुनी जाने वाली आवृत्ति परिसर बता दो। आवृत्ति परिसर का मतलब ये है कि इसको मैक्सिमम आवृत्ति और मिनिमम आवृत्ति कितनी सुनाई देगी, ये हमको बताना है। तो देखो, अब एक चीज हमको यहाँ समझ में आती है कि जब सीटी को हम बांध के इस तरह से घुमा रहे होंगे, तो जब ये सीटी, अगर ये मान लेते हैं इस तरह से घूम रही है, इस दिशा में घूम रही है ऐसे करके, तो जब ये सीटी यहाँ से इस तरफ आएगी तब इसका मैक्सिमम वेग इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और जब सीटी इस पॉइंट पे होगी तो इसका वेग इस डायरेक्शन में होगा होगा इसका मतलब है जब यहाँ इस पॉइंट पर होगी तो आवृत्ति मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर स्रोत है, तो स्रोत है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है ना। और इस कंडीशन में मिनिमम होगी, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में स्रोत ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इनका रेखीय वेग कितना होगा। तो हमको दिया क्या क्या है, सबसे पहली बात आर दी गई है, आर त्रिज्या 1 मीटर है। कोणीय वेग और दिया गया ओमेगा बराबर 30 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या हम रेखीय वेग निकाल सकते हैं, v बराबर आर ओमेगा, मतलब कि रेखीय वेग कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा 660 हर्ट्ज क्या है इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, 660 हर्ट्ज क्या है इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पहली कंडीशन में जब हम बात करें, यहाँ पर हमको फिर से ध्वनि स्रोत, जो स्पीड ऑफ साउंड है, यहाँ से फिर से हम कितना रखेंगे, v बराबर 330 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हवा में लगभग इतनी होती थी, कई बार 330 होती, कई बार 332 मान लेते हैं, कई बार 334, कई बार 338, जो कुछ भी होगा सवाल में आपको दिया होगा, इस सवाल के लिए 330 रखना है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस कंडीशन में वेग सबसे तेज होगा, और ऑब्जर्वर क्या हो रहा, ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, स्रोत जा रहा है, तो इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में जो एन वन की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, एन वन या फिर एन मैक्स कह रहे हैं,
तो एन मैक्स क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एन, या फिर एफ लिख लेते हैं वरना बार बार बदलेंगे, तो एफ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ, और ऑब्जर्वर तो हमारा रुका हुआ है तो ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला, नीचे क्या हो जाएगा वी माइनस वी एस। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि साउंड भी इधर जा रहा है और स्रोत भी इधर जा रहा है, तो इनके बीच में कोड हुआ जीरो, जीरो आया तो माइनस आएगा। ठीक है, तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, एफ मैक्स बराबर हो जाएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 660 इंटू 330 बटे 330 माइनस 30। 30 क्यों रखा, ये हमको स्पीड दी गई है, तो ये हो गया 660 बटे गुणा 330, और अपॉन में कितना हो गया 300, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो, और ये कितनी बार 11 बार, तो 66 का गुणा 11 में करेंगे तो 66 की 6 कैरी 6, और 66 और 72, ये आ गई मैक्सिमम। एफ मिन इसी तरह से निकाल लेंगे, तो एफ मिन क्या आ जाएगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होगा वी अपॉन वी प्लस वी एस। प्लस क्यों रखा, क्योंकि इस कंडीशन में जो साउंड है इधर जा रही होगी और ये इधर जा रहा होगा, दोनों के बीच में एंगल 180 180 है तो प्लस होगा। तो फिर से रख देंगे 660 गुणा 330 बटे में बी प्लस 330 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। इस कंडीशन में ये जीरो एक जीरो से कट गया, और इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इसको 3 से काटा कितने बार 11 बार, और ये कितने बार 12 बार। ठीक है, आगे इसको 12 5 जा 12 5 जा, ठीक है 66 55 इंटू 55 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 55 प्लस 5 मतलब कि 605। तो ये आ गई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये आ गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और हमको क्या निकालना था, हमको यहाँ पे निकालना था परिसर। परिसर का मतलब रेंज, रेंज का मतलब होगा F2 माइनस एफ मैक्स माइनस एफ मिन। तो हमें क्या करना है, एफ मैक्स माइनस एफ मिन करेंगे, मतलब कि 726 में से क्या करना है 605 को घटा देंगे तो एक दो एक, मतलब कि 121। और रेंज का मतलब बीट नहीं पूछा गया है, हमको क्या पूछा है, रेंज पूछा है। तो रेंज क्या होती है, रेंज हमारी होगी उसको 605 से लेके 726 तक की रेंज हमको सुनाई देगी। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, किसी भी वेव का, यहाँ हम बात कर रहे हैं साउंड का, तो साउंड की वेव का ऑब्जर्वर तथा सोर्स दोनों की मूवमेंट पर उसकी फ्रिक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी को हम डॉपलर इफेक्ट द्वारा मेजर करते हैं। तो उसकी हमने कंडीशन सीखी थी, क्या होता था, सबसे पहले स्रोत स्थिर था, श्रोता गति कर रहा था, और उस कंडीशन में पहले नंबर में श्रोता ध्वनि की दिशा में गति कर रहा है तो ये केस, और जब ध्वनि की विपरीत दिशा में गति कर रहा है तो दूसरा केस। अगली कंडीशन में हमने कहा था जब श्रोता स्थिर है तथा स्रोत गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये दो केस बन रहे थे, जब वो ध्वनि की दिशा में जा रहा था और ध्वनि की विपरीत दिशा में जा रहा था तो ये केस बन रहा था। हमने फिर उसके बाद इन सबको जनरलाइज किया, एक स्पेशल फॉर्मूला निकाला, एक स्पेशल फॉर्मूला जहां पर v क्या था, स्पीड ऑफ साउंड, वी नॉट था उस स्रोत ऑब्जर्वर की स्पीड, वी एस टी सोर्स की स्पीड, थीटा वन क्या था, उनके दोनों के ध्वनि की दिशा में कोण। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ सवाल देखे, उन सवालों को सॉल्व किया, और उसके बाद हम लोग पहुंच गए फाइनल पे। तो ये था इस वीडियो में हम लोगों ने इतना पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, या फिर आपके कॉन्सेप्ट का रिवाइज हुआ होगा। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कुछ और सवालों को, और इसके साथ प्रकाश पर डॉपलर इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। और उसके हिसाब से हम लोग एक बहुत ही मजेदार चीज आती है कि कोई भी स्टार हमसे दूर जा रहा है तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है, मतलब लाल जा रहा है, लाल दिख रहा है तो क्या वो दूर आ रहा होगा, नीला दिख रहा है तो क्या वो पास आ रहा होगा। इस तरह के सवालों जो लाइट का डॉपलर इफेक्ट है उससे ये सब कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, और एट द एंड ऑफ डे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है या इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंपी 2.0, और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बेस्ट ऑफ लक।